खानदान के पास जम्मू कश्मीर की पावर रहे, आप लोग सिर्फ यही चाहते हैं, ये इनके इन प्रकरण, इसके लिए घाटी को बरगलाना पड़े तो ठीक है, 370 बार बार कहना पड़े तो ठीक है। देखिए, ये तो बड़ा ही अजीब सवाल है। हम लोग परिवारवाद बहुत बारी सुन लिया है, अब ये जुमलेबाजी हो चुकी है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं। यहाँ पर कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहाँ जनता चूज करती है, उसके बाद एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तब जाके एक इंसान आपका लीडर बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कल को बादशाह हूँ तो मैं बादशाह थोड़ी बन जाऊंगी, जब तक यहाँ जनता मुझे नहीं चुनेगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीत जाती है, मैंडेट उसके पास होता है, सीएम कौन बनेगा? जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी पार्टी को मैंडेट मिलता है तो सीएम कौन बनेगा मैडम? मैंडेट मिलता है तो सीएम कौन बनेगा ये तो तब डिसाइड होगा जब पार्टी जीतेगी। आप मुझसे अभी के सवाल कीजिए ना। मतलब आपको नहीं लगता कि पार्टी जीतेगी? जी, पार्टी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि जीतेगी, लेकिन डिसाइड तो 8 अक्टूबर को होगा ना, वरना इलेक्शंस किस लिए? नहीं, लेकिन आप तो इसी विश्वास के साथ जा रही है ना कि आपकी पार्टी जीत जाएगी, आप सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन है। मेरे अलावा तो भाई सीएम कौन बनेगा मैडम? जी सर, मेरे अलावा यहाँ सभी लोग उसी विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, वो भी इसी विश्वास। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट जो आएगा वो 8 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद लीडरशिप क्या डिसाइड करती है वो तब की बात है। अभी ये मैं आपको नहीं बता सकती कि हम क्या नहीं, ये तो सवाल से भागने का तरीका हो गया। फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला को मिली सत्ता, ऐसा तो नहीं कि पार्टी के किसी और नेता को दे दिया मौका मिला। तो ये इस पर अटैक है। क्या सॉरी, आप दोबारा रिपीट करेंगे? फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी नेता रहे। जी देखिए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, ये सवाल तब का है जब रिजल्ट्स आएंगे, ये सवाल अभी का नहीं है। बड़ा गजब का है आरपी सिंह, ये इनको खुद को कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जीत पाएंगे। जी बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हम ये क्यों कहें कि हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी स्ट्रैटेजीज थोड़ी बता देंगे। ठीक, आरपी सिंह, असल में आपकी बात से स्पष्ट हो गया कि इनको पक्का पता है कि चुनाव जीतने वाले नहीं, और इनका इस बार सुफड़ा साफ होने वाला है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 3 पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर का नुकसान किया, और खास करके उसमें अब्दुल्ला परिवार ने और कांग्रेस ने मिलकर जिस प्रकार से कश्मीर का नुकसान किया, जम्मू का नुकसान किया, तो सबकी जानकारी में है। और जो वहां पर अलगाववाद के बीज बोए, वह भी सबकी जानकारी में कि अलगाववाद के बीज किसने बोए, और आज भी उस अलगाववाद के बीज को पानी देने की कोशिश कौन लोग करें, ये सबकी जानकारी में है। और किसकी बात करें, उस उमर अब्दुल्ला की, जिसको ये नहीं पता कि कब क्या कह बैठते और कब क्या नहीं कह बैठते। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जमात के चुनाव लड़ने के पक्ष में हूँ, आज वो कह रहे हैं कि जमात का चुनाव लड़ना हराम है। तो वो अलग अलग समय में अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं कि 370 हटने से पत्थरबाजी हट गई, कभी कहते हैं 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या है कि वो खुद एक कंफ्यूज से व्यक्ति है, और ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति को इनको इनकी पार्टी के नेता को भी पता है कि हम अपने ऐसे व्यक्ति को कैसे हम ऐसे सीएम प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो जो मूल बात है, क्या कश्मीर को नया कश्मीर की ओर लेकर जाना है, या कश्मीर को वापस से उसी पत्थरबाजी के दौर पर, उसी अलगाववाद के दौर पर, उसी हड़ताल के दौर पर, उसी आतंकवाद के दौर पर लेकर जाना है, या कश्मीर को हमने बेहतर कश्मीर करना है? तो ये लड़ाई है, ये निरंतर लड़ाई चल रही है, और इसके लेकर इस बार कश्मीर की जनता ने मन बनाया। और मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। अभी हाल में जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे, तब इन सब पार्टियों ने बहिष्कार किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, 335 के चलते चुनाव नहीं लड़ रहे। एक सेकंड दे दीजिए। और उसका आउटकम क्या हुआ कि इनका सोफड़ा साफ हो गया, इनकी जमीन निकल गई, फिर वापस से ये चुनाव लड़े, ये डीडीसी का चुनाव लड़ रहे। और इनसे पूछिए, डीडीसी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन मर्ज हुई थी? बीजेपी मर्ज हुई थी या एनसीए मर्ज हुई थी? ठीक है। सोही शर्मा, सवाल यह है कि भाई कौन जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप लोगों ने, खानदान ने मिलकर जम्मू कश्मीर में अभी तक सत्ता चलाई, तो हुआ क्या? कश्मीरी पंडित बाहर गए, उन्हें बाहर जाना पड़ा, कत्लेआम हो गया उनका, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा, या फिर वहां पर एक वर्ग का राज हो गया, या फिर आतंकी घटनाएं बढ़ती चली गई। तो सर, ये बीजेपी कह रही है कि खानदानी सियासत ने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो आज जम्मू में आकर जो उन्होंने भाषण दिया, ये उनका डर खौफ है। अच्छा। जो दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में इनका सारा सफाया चट हो चुका है, ये बात सामने दिखाई दे रही है।
ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अरे यही परिवारवाद के साथ तो इन्होंने सरकारें बनाई हैं। एनसी के साथ तो इन्होंने सरकार पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला इनके साथ मंत्री रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है। ये कौन सी परिवारवादी की भाषा का इस्तेमाल करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे तो गलत क्या है? मैं आप बताता हूँ। महबूबा मुफ्ती के पहले उनके पिताजी थे, उनके पास पावर हुआ करती थी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के पास आ गई। तो सर यही तो होता है परिवारवाद में, और क्या होता है? आप बताएंगे बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, और उनके परिवार का बैकग्राउंड जम्मू कश्मीर की सत्ता से क्या रहा है? परिवारवाद की पूरी बात नहीं सुनेंगे आप? नहीं, मैं पूरी सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे। सुन लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिवारवाद का एक हिस्सा है। उसका भाई डॉक्टर देविंदर रैना को नगरोटा से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। अच्छा। एमएलए प्रिया सेठी रहे हैं जो, उसके हस्बैंड को जम्मू ईस्ट से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। सो कहने का मतलब ये है, और महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको अपनी सत्ता हैंडओवर कर दी, ये परिवारवाद नहीं है कि पहले ये सोचिए, ये तय हो गया कि पीडीपी अगर पावर में आती है तो मुफ्ती परिवार से ही कोई बनेगा सीएम, ये परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से? अरे आप बीजेपी का परिवारवाद नहीं देखेंगे? नहीं, पहले अपना जवाब दीजिए ना सर। बीजेपी वाले का बीजेपी वाले जवाब देंगे। आपसे जो पूछा हूं आप अपना जवाब दे लीजिए पहले। बीजेपी वालों ने हम पे उंगली उठाई तो हम उनको उंगली बता। अरे तो ठीक है सर, उंगली उठाइए, लेकिन जो आप पर उंगली उठी उसका भी तो जवाब दीजिए। आप बताइए ना, क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछ तो रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको सत्ता हैंड ओवर कर दी, तो ये परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से? देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा, जब एक इंसान लोगों के बीच में जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है, आपकी बात समझ लिया जाए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जितने भी असेंबली के एमएलए होते हैं वो सब फाइनल डिसीजन लेते हैं। उसके बाद सोहेद भाई, जब अपने पर आ गई तो आप परिभाषा समझा रहे हैं कि वोट से जीत कर आ रहे हैं, ये जब उधर उंगली उठा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। अब मैं सुशील पंडित आपके पास आ रहा हूं। आपको घाटी में रहने नहीं दिया गया, आप जैसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को। पत्थरबाजी बढ़ती गई, आतंकवाद बढ़ता गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राकेश जी, इसके लिए जिहाद जिम्मेदार है, और कश्मीर में जिहाद को हवा पानी देने वाले संगठन जिम्मेदार हैं। उन संगठनों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले जिम्मेदार हैं। उन संगठनों का दिल जीतने के लिए अपने जनादेश को ठुकराने वाले दल जिम्मेदार हैं। आज हमें 35 वर्ष हो गए हैं अपने घरों से बाहर, अपनी जमीन से बाहर। आज प्रधानमंत्री ने भाषण दे करके याद दिलाया है प्रदेश को और देश को कि हम अभी भी हम उनकी याददाश्त में हैं। आज बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से कश्मीरी पंडित शब्द सुनकर, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये आश्वासन दिया कि वो भूले नहीं हैं, क्योंकि 7-8 वर्ष से कान तरस गए थे हमें उनकी बात सुनने को। और तो और दलों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? वो गालिब का एक शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। से रही ना पीडीपी से रही। इन लोगों को हिंदू नाम वाला के हिंदुओं में ये भ्रम बना रहे, ये मुगालता बना रहे कि उनके यहाँ भी हिंदुओं की कोई खैर ख्वाह है। इनको डोगरा नाम वाले, कश्मीरी पंडित नाम वाले प्रवक्ता मिल जाते हैं, तो ये उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि हम आपके हमदर्द हैं। दिक्कत हमारी ये है कि हमारा इस पूरी सियासी खेल में कोई हमदर्द नहीं है। हमारे इश्यूज को भुनाया जाता है, हमारी त्रासदी को बांच कर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, हमको नकली दिलासे दिए जाते हैं। ठीक है, सोहेल शर्मा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं?